नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऐसे लगता है कि सरकार विरोधी खेमे में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से एक और विपक्षी पार्टी शामिल हो गई है जिसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट। ये लोग जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर रखे हैं उसी में एक और पार्टी है। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करने वाले सुप्रीम कोर्ट और इसके 8 जज ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक ऐसे फैसले इन जजों ने दिए हैं जो सरकार के खिलाफ है और न्याय के खिलाफ भी कहा जा सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है सीजेआई चंद्रचूड़ की, क्योंकि जितने रोस्टर बनते हैं, जो बेंच तय किए जाते हैं किसी मामले के लिए, वो तय करने वाले कॉलेजियम व्यवस्था में सीजेआई की सबसे अहम भूमिका होती है। और चूंकि कॉलेजियम के जो 5 जज होते हैं उसमें भी सीजेआई की अहम भूमिका होती है। पहली बात तो यही है कि ये निर्धारित करते हैं कि किस मामले की सुनवाई किनके पास भेजा जाए जो हमारे अनुकूल फैसला दे, यानी सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पक्ष में, यानी उनके तरीके से फैसला दे। फैसला क्या आना है यह पहले ही तय होता है। अभी एक फैसला आया है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, ये 3 जगह पर कोई भी जज कन्विंस नहीं हो पाए अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्यों 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन पे स्टे क्यों लगाया जाना चाहिए। हम मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में जब यह मामला चला था और जब दोनों पक्षों से दलील दी गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने सारी वही दलीलें दी जो दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, क्योंकि वहां भी इन्होंने कहा था कि अगर इनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगाया गया राहुल गांधी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की दी गई है वो किसी मोटिवेशन के थ्रू, यानी कि कोई बदले की भावना है, इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? जस्टिस प्रेक्षक ने साफ तौर पर कह दिया ये राहुल गांधी कि जो सजा का परिणाम है वो उसका सजा से कोई लेना देना नहीं है। सजा जो दी गई है वो अपराध के लिए दी गई है, वो है मोदी सरनेम वाले जितने लोग हैं उसको अपमानित करने का, यानी मानहानि के मामले में। और उस सजा जो राहुल गांधी को दी गई है जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती थी, 2 साल की दी गई। इसके पीछे की वजह भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पता चला, सेशन कोर्ट से भी पता चला और हाई कोर्ट के जज ने भी यही कहा कि जो इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, जिस पर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए दी गई कि राहुल गांधी को सबक सिखाया जा सके और वो आगे से ऐसी गलती न करे। जब देखा जाए मोदी सरनेम का मामला इनके खिलाफ चल रहा था, लेकिन फिर भी क्या राहुल गांधी सुधरे? जब अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चौकीदार चोर है के मामले में एक बार नहीं कई बार निर्देश दिया था कि आप ऐसी बात नहीं बोलें जिससे कि किसी वर्ग विशेष की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, तो भी क्या राहुल गांधी सुधरे? अभी तक राहुल गांधी के ऊपर 10 से ज्यादा मानहानि के मामले चल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को यह लगने लगा है कि न्यायपालिका कुछ नहीं है, वो इनके हाथों की कठपुतली है, इनके पास वकीलों की फौज है और वो किसी भी तरीके से इसे तोड़ मड़ोड़ कर अपने पक्ष में फैसला सुना लेंगे? यही आधार था कि हाई कोर्ट ने इनके सजा पे रोक नहीं लगाई, कन्विक्शन पे स्टे का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह तो पहले से पता था कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगना लगभग तय है और राहुल गांधी को यह जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे मेरे पक्ष में फैसला आएगा। सेटिंग पहले से ही चल रही थी और इसलिए फैसला आने के एक दिन पहले से वो जश्न मनाने के लिए गोवा गए हुए थे, पार्टी कर रहे थे कि अब एडवांस में अगर कोई पार्टी कर रहा है,
कोई जश्न मना रहा है कि कल सजा सुनाई जानी है, और जिसमें उनका पूरा का पूरा कैरियर दांव पर लगा हुआ था, जो कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वकील, सब लोग यही बात दोहरा रहे थे। फिर भी ऐसे कैसे हो गया कि सजा सुनाने जाने के एक दिन पहले वो अय्यासी कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि फैसला तो हमारे पक्ष में होगा। इसलिए ये एकमात्र मामला नहीं है, आज ही के दिन की एक और घटना है, और वो है ज्ञानवापी के मामले की। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से सोच विचार किया। अगर दोनों पक्ष के दलीलें सुनने के बाद लगभग एक सप्ताह के लिए वो मामला सुरक्षित रख लिया, फैसला 3 तारीख को सुनाएंगे। लेकिन फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में, और यह फैसला था कि एएसआई का सर्वे जारी रहना चाहिए, क्योंकि सर्वे तो एक इन्वेस्टिगेशन है। सर्वे का मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। यह तो सबूत की बात है, जो दोनों पक्ष अपने अपने स्तर से कह रहे हैं कि सबूत कहां है, मंदिर के प्रमाण कहां है। दूसरा पक्ष कह रहा है मंदिर तोड़कर नहीं, बल्कि मस्जिद तो वहां खाली जमीन पर बनाई गई थी, इसका प्रमाण कहां से मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, एएसआई सर्वे की बात हुई, और उसके बाद राताराती मुस्लिम पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सीजेआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे किस मामले की? आर्टिकल 370 पर। यह लंबी बहस चलेगी। कपिल सिब्बल जो बातें बोल रहे हैं वो देशद्रोह के दायरे में लगता है। अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं बोल रहे होते, बाहर में बोलेंगे, भीड़ के सामने, लोगों के सामने अगर कपिल सिब्बल ने ये बातें बोल दी कि आर्टिकल 370 का क्या मतलब है और कश्मीर कैसे भारत के एक अलग स्तर का राज्य है, वो बातें अगर बोल दिया, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चले और पब्लिक उन्हें जूते मारकर बाहर कर दे कि तुम्हें अगर इस देश से प्यार नहीं है तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल 370 पे सुनवाई चल रही थी, सुनवाई खत्म हुई। शाम के समय में ज्ञानवापी का जो मस्जिद की तरफ से वकील थे वहां पहुंचे, मिलोड ये तो एएसआई सर्वे होने जा रहा है, हम कॉपरेट तो नहीं करेंगे, आप ही कुछ कर सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के मेल करने को कहा कि आप मामले को मेल कर दीजिए, मैं इसे देखूंगा। और आज फिर से उस पर सुनवाई। ये तत्कालीन मामले हैं, एक नहीं, ये 2 मामले की बात तो अभी आज की है। और कुछ दिन पहले जाते हैं जब मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्ञानवापी का ही, और उसमें 3 दिन का डिले कर दिया गया था। हाई कोर्ट में जाने के लिए अंतरिम राहत दे दी गई थी। उससे पहले एक मामला आया था गोंजाल्विस और फेरेरा के जो जमानत याचिका की, जिसमें उनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। भीमा कोरेगांव में पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रहा था यह पूरा का पूरा कम्युनिस्ट गैंग जो सीपीआई माइस्ट है। और इन लोगों के पास से जो लेटर मिले थे उसमें साफ तौर पर कहा गया था, उस लेटर में कहा लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी लीडर हैं, अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो अभी तो 15 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ये बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा और इन्हें रोकने का एक ही उपाय है कि इनको खत्म किया जाए। और खत्म भी कैसे किया जाए इसकी प्लानिंग की भी चर्चा थी, और वो चर्चा यही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह रैली के दौरान इनको मारा जा सकता है। उसके लिए 8 करोड़ की जरूरत है फंड की, जिससे असॉल्ट राइफल मंगवाया जाए, बम मंगवाया जाए, और जरूरत पड़े तो मानव बम का उपयोग भी किया जा सकता है। ये जो फरेरा, गोंजाल्विस जैसे लोग थे जो 5 साल से जेल के अंदर हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 बार इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामले को दरकिनार कर दिया। नहीं, ये 5 साल से हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि ये जो लोग हैं वो खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको बाहर रखा जाए, भले ही इनके मोबाइल को ट्रेस किया जाए। एएनआई के अधिकारी के मोबाइल में एक चिप होगा जो कि इनके लोकेशन को देखेगा। ये इतने शर्तें रखने के बाद भी
इनको जमानत देना जरूरी है। उससे पहले एक और मामला आया था तीस्ता सितलवाड़ का। वो क्या थी? वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए गवाह तैयार कर रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी। 123 पेज का फैसला आया था उसकी जमानत रद्द करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया था तुरंत इसे सरेंडर करवाओ, इसे बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और आनन फानन में पहुंचा, जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा, यहां सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग तैयार हो गई। जज साहब के सामने 8:30 बजे पहुंचे लोग खाना पीना छोड़ के तीस्ता सितलवाड़ के मामले में लग गए। 2 जजों की बेंच बनी, दोनों जज कंफ्यूज, एक पक्ष में जमानत देने के, दूसरे उसके विरोध में। अब क्या किया जाए? क्योंकि अगर यह फैसला नहीं आया तो रातों रात तीस्ता सितलवाड़ को जेल जाना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं चाहते, सीजेआई चंद्रचूड़ नहीं चाहते। इसलिए 9:30 बजे 3 जजों की बेंच बिठाई गई और सीजेआई ने ही बेंच बिठाई। तो ऐसे लोगों को रखेंगे जो 2 उनके पक्ष में फैसला दें। यही हुआ, तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत मिली और फिर उसके बाद रेगुलर जमानत भी मिल गई कि अब आप बाहर में रहो, पीएम मोदी को बदनाम करो, उनको फंसाने की साजिश रचो, कोई दिक्कत नहीं है, विदेशों से फंड लाओ और उस पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई इससे मतलब नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थोड़ी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिवर्स है, यानी पूरे दुनिया के ठेका लेके रखा है। देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसके पक्ष में ही खड़ा होगा। यही नहीं, ऐसे कई मामले हैं, चाहे पवन खेड़ा का मामला हो, कांग्रेस का कुछ मामला हो, या भ्रष्टाचारी नेताओं को जमानत देने का मामला हो, जिसमें एक एक नहीं, कांग्रेस के ही पी चिदंबरम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे कई नेता हैं जो 10-10 साल से इस जमानत के खेल का लुत्फ उठा रहे हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनको जमानत देना आसान होता है। ये कई ऐसे जज हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ तो है ही, बीआर गवई हैं, संजय किशन कौल हैं, संजय करोल हैं और खन्ना साहब हैं। ऐसे नहीं कि 1-2 हैं, जेबी पारदीवाला हैं। 8-8 जजों की लिस्ट सरकार के पास है कि इनके बेंच में जब भी कोई मामला आता है, ये हमारे विरोध में ही क्यों जाते हैं। और आज जब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो जज नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं कि इनको 2 साल की ही सजा क्यों दी गई, 2 साल से 2-4 दिन कम क्यों नहीं दी गई। तो आप सजा कम कर दो, स्टे क्यों लगा रहे हो? कम से कम 6 महीने का ही, 8 महीने का ही जेल तो भेजो। समझ में तो आए राहुल गांधी को कि जो पूरे हिंदुस्तान में घूमकर और दुनिया के दूसरे देशों में घूमकर देश को बदनाम करते हैं और कुछ लोगों को बदनाम करते हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं, वो इसी आधार पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी सेटिंग है और सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील हैं वो जजों को सेट करके रखते हैं। हमारा क्लाइंट चाहे कितना भी देशद्रोही क्यों ना हो जाए, देश विरोधी क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितने भी बड़े कांड कर दे, लेकिन उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जजों के अपॉइंटमेंट का तरीका बदलने वाला है। अब हिंदुस्तान में अनोखी रिवाज नहीं चलेगा, वो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। अगर आप यूएस की बात करें तो अमेरिका में भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए है, अमेरिका है, वहां जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर सीनेट के वोटिंग के आधार पर होती है। जज को नियुक्त नहीं करते हैं। यही ब्रिटेन में भी जजों की नियुक्ति लॉर्ड सभा से होती है, जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, वहां से नॉमिनेट किया जाता है। लॉर्ड सभा इसका नॉमिनेशन करता है, उसमें एक कमीशन भी, लॉ कमीशन है, उसके मेंबर भी होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये 5 जज मिलकर तय करेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में कौन होगा, हाई कोर्ट में कौन होगा। सारे के सारे खानदानी जज इकट्ठा होंगे और फिर वो उसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जो 60-70 सालों से चलता आ रहा है। और चूंकि अभी 2014 के बाद पूरी व्यवस्था बदलने वाली सरकार है, जो चुनौती दे रही है
खानदानी नेताओं को, जो चुनौती दे रही है खानदानी जजों को, उससे इन लोगों को इतनी दिक्कत होने लगी है कि ये अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक सामान्य घर का लड़का है, वो कैसे इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसलिए इतना बदनाम करो कि जनता भी समझने लगे कि पीएम मोदी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, जैसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म होगी और सरकार इस बात पर नजर डाले हुए है, बस 2024 का इंतजार है। इस बार तो इनके पूरे सिस्टम को ऐसे बदला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रवादी जज ही जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।